हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 6 नवंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज, सो इट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो व्हाट हैपेंड, गवर्नमेंट ने एडिबल ऑयल प्राइजेस पर ड्यूटीज जो लगती थी उनको कट डाउन कर दिया और उसके साथ साथ स्टॉक्स पे भी लिमिट लगा के रख दी कि भैया आप इतना ही बेच पाओगे, जिसके चलते एडिबल ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो कर्टेल हो गए, स्पेशली इन दी दिवाली सीजन में, क्योंकि एडिबल ऑयल के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा ऑयल क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं डिफरेंट नेशन से, स्पेशली गल्फ कंट्रीज से, जिसके चलते उधर प्राइसेस बढ़ाए और इंडिया ने भी अपनी ड्यूटीज, वेट होता है, ये सारी ड्यूटीज जो होती हैं वो ड्यूटीज को भी राइज कर दिया था, जिसके चलते एडिबल ऑयल प्राइसेस जो होते हैं जैसे कि सोयाबीन हो गया, ग्राउंडनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, तो ये सारी चीजें जो होती है ना जो घर में यूज आती हैं, तो उन ऑयल के प्राइसेस इंक्रीज हो गए थे, बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए थे, जिसके चलते भी कट डाउन हुआ। तो दिल्ली में 5 से 10 रुपए पर लीटर कट डाउन हुआ है। उसके साथ साथ इन अदर सिटीज, इन अदर मेजर सिटीज 20 रुपीज का कट डाउन आया है। और एक चीज और गवर्नमेंट ने डिसाइड की है, वो ये बोला है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जो कि मार्च 2020 में रोल आउट हुई थी ड्यूरिंग द पैंडेमिक, जिसमें गवर्नमेंट का ये कहना था कि हम लोग 5 kg का फ्री फूड ग्रेन्स देंगे, फूड ग्रेन्स अ मंथ टू दी 80 करोड़ बेनिफिशियरीज, है ना। और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने ये भी डिसाइड किया है कि हुआ क्या, पहले ये 6 महीने तक था, फिर उसको 6 महीने तक एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंड करते रहे इस चीज को कि भैया हम लोग एक्सटेंड कर देंगे। और अभी जो है 5 kg का फ्री फूड ग्रेन जो है टू दी 80 करोड़ बेनिफिशियरीज, वो 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। और गवर्नमेंट ने बोला कि इस बार हम लोग फ्री राशन के प्लान को एक्सटेंड नहीं कर रहे, ये गवर्नमेंट ने बोल दिया है। मूविंग फर्दर towards the next news. So what happened? Uh, so US jab still out of reach in India due to indemnity issue. तो हमने एक एडिटोरियल पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि देखो इंडिया में देखा जाए तो यूएस ने बहुत सारी वैक्सीन बना के रख दी, फाइजर वैक्सीन है, जॉनसन एंड जॉनसन है, मॉडर्ना है, तो बहुत सारी वैक्सीन है। तो लेकिन इंडिया में फाइजर वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन और मॉडर्ना वैक्सीन क्यों नहीं लग रही? स्पुतनिक, कोविशील्ड और कोवैक्सीन क्यों लग रही है? अदर वैक्सीन भी तो है, ये वाली वैक्सीन क्यों नहीं लग रही? हुआ क्या, इन सारे वैक्सीन की कंपनीज ने, इन सारे कंपनीज की वैक्सीन ने, जैसे कोवैक्सीन हो गई, कोविशील्ड हो गई, जो इंडिया में लग रही हैं, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि अगर किसी को हमारे वैक्सीन लगने से कोई साइड इफेक्ट होता है तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। बट यूएस की कंपनीज जो हैं, जो कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जैसे कि जॉनसन एंड जॉनसन, मॉडर्ना, फाइजर, इन लोगों ने मना कर दिया। इन लोगों ने बोल दिया है कि अगर वैक्सीन का साइड इफेक्ट दिखता है, कुछ नेगेटिव इंपैक्ट दिखता है किसी पर्सन के ऊपर हमारी वैक्सीन लगने से, तो हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। जिसके चलते गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि अगर आप इंडैमिनिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आप नहीं ले रहे, अगर किसी के ऊपर गलत इंपैक्ट पड़ता है तो फिर हम आपकी वैक्सीन को रोल आउट नहीं करेंगे इंडिया के अंदर। मूविंग फर्दर, तो एक अच्छी न्यूज निकल के आई कि दिल्ली में लास्ट 5 ईयर्स से पोस्ट दिवाली एयर क्वालिटी जो दिल्ली सिटी में रही वो बेटर है लास्ट 5 ईयर से। ठीक है, एयर क्वालिटी जो है इट्स 5 ईयर लो। ठीक है, सॉरी बेकार रही, सॉरी इट्स नॉट गुड, इट्स लो, एयर क्वालिटी जो हो गई लो हो गई। तो भाई बताया कि एयर क्वालिटी कितना था, एयर क्वालिटी 444 हो गया, है ना। और ये ऐसे सीजन में हुआ जहां पर दिल्ली गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्टली बोला था कि भैया फटाके जो है, क्रैकर्स हैं, फायर क्रैकर्स जो है वो टोटली बैन रहेंगे इन दी सिटी। और देखा जाए तो एनसीआर रीजन जो है, नेशनल कैपिटल रीजन, जैसे कि नोएडा हो गया, गुड़गांव हो गया, तो ये सब एनसीआर रीजन में आता है। तो एनसीआर रीजन में जो सिटीज हैं वहां पर और ज्यादा सीवियर पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, जैसे गाजियाबाद, फरीदाबाद। तो ये सारे जो रीजन है ना, इन सारे रीजन में और ज्यादा पॉल्यूशन देखने को मिला। पॉल्यूशन का लेवल होता है, सीवियर है, वेरी पुअर होता है, फिर पुअर होता है, ये सारी चीजें आती हैं। और सीवियर सबसे बेकार चीज है, सीवियर से ही बेकार होता है वर्स्ट। तो वर्स्ट पे तो नहीं पहुंचे बट सीवियर सिचुएशन पे है। एक स्टडी हुई और स्टडी में बताया गया कि स्टबल बर्निंग से अराउंड बहुत सारे लोगों पे ये स्टडी हुई, जिसमें ये पता लगा कि स्टबल बर्निंग से लंग्स की हेल्थ पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और ये कहां हुआ सर्वे? ये सर्वे हुआ इन दी विलेजेस ऑफ पंजाब के विलेजेस में सर्वे किया गया अराउंड 3500 लोगों के ऊपर। ठीक है, अच्छा, हमने हमेशा से स्टबल बर्निंग को लेकर हमने एक चीज पढ़ी थी कि स्टबल बर्निंग को लेकर अभी भी बहुत सारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम्स निकाली हैं, गवर्नमेंट ने प्रोग्राम्स निकाले हैं, पॉलिसीज निकाली हैं कि स्टबल बर्निंग को कैसे इरेडिकेट किया जाए। इन दीस
in the state of पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली। इन 3 स्टेट्स में तो रोल आउट है। मूविंग फर्दर, सो हमें सिटी की न्यूज नहीं पढ़नी है, तो हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो वी डायरेक्टली मूव टू द स्टेट पे। सो व्हाट हैपेंड, सो हुआ क्या, देखा जाए तो बहुत सारे कोर्ट्स में, स्पेशली इन दी 2 मेजर कोर्ट्स, वाराणसी और प्रयागराज, मतलब इलाहाबाद बोल सकते हैं, इन दोनों के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने अराउंड 575 वुमेन्स को मेंटेनेंस अवार्ड दिया था। मतलब कि भैया उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए, हस्बैंड ने एडल्ट्री करी या डाइवोर्स हो गया, तो भाई उन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने, इन 2 मेजर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स ने अराउंड 575 यूपी की वुमेन को मेंटेनेंस दिया था कि भैया हस्बैंड आर इंटाइटल्ड टू गिव मेंटेनेंस टू दीज 575 यूपी वुमेन्स, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया है, डाइवोर्स हुआ है, जो भी, वो अलग अलग केसेस पर डिपेंड करता है ना। कुछ किसी ने एडल्ट्री करी होगी तो मेंटेनेंस देना पड़ रहा होगा, किसी ने डाइवोर्स ले लिया होगा, बहुत सारे, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस डाइवोर्स के हैं। तो हुआ क्या, तो ये सारी वुमेन्स को मेंटेनेंस मिला नहीं, हस्बैंड ने मेंटेनेंस दिया नहीं, क्योंकि देखो कोर्ट ऑर्डर निकाल तो देता है, लेकिन कोर्ट ऑर्डर निकालने के बाद ये कंपल्शन किसके ऊपर आता है कि हस्बैंड को मेंटेनेंस देना पड़ेगा। ये कौन पुश करता है अगर हस्बैंड अगर मेंटेनेंस देने से मना करे? लोकल अथॉरिटीज। लोकल अथॉरिटीज मतलब लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेन करती है। लॉ एंड ऑर्डर कौन मेंटेन करता है? पुलिस ऑफिसर्स। तो यूपी पुलिस फेल हुई, ये बताया गया कि यूपी पुलिस फेल हुई, बेसिकली लॉ एंड ऑर्डर फेल हो गया इन दी यूपी, क्योंकि यूपी पुलिस ने 575 वुमेन, यूपी की वुमेन को मेंटेनेंस दिलवाने में कोई मदद नहीं करी या दिलवाया ही नहीं, ये चीज बताएगी। और जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला है कि ये देखा जाए तो ये सारी चीजें बहुत सालों से चली आ रही है और ये चीज बहुत गलत है। ये चीज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व करी। मूविंग फर्दर, so on the state news, so again news from the related to the some legal news. So what happened, मद्रास हाई कोर्ट में 2015 में एक रिट इशू हुई थी, और रिट इशू करी थी आईपीएस ऑफिसर ने। और आईपीएस ऑफिसर ने रिट इशू इसी वजह से करी थी क्योंकि आईपीएस ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन लगा था कि भैया विमेन की, आईपीएस ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन लगा था कि आईपीएस ऑफिसर ने विमेन से 50 लाख रुपीस एक्सटॉर्शन, 3 करोड़ रुपीस का एक्सटॉर्शन का, कि उन्होंने 3 करोड़ रुपीस का एक्सटॉर्शन किया है एक विमेन से। एक आईपीएस ऑफिसर के ऊपर एलिगेशन लगा था, तो जिसके रिटेलिएशन में आईपीएस ऑफिसर रिट पिटीशन फाइल कर दी। अब रिट पिटीशन इसी वजह से फाइल करी थी आईपीएस ऑफिसर ने कि भैया जो केस जो है डिले होता जाए, और वही हुआ 2015 में हुई, और फाइनली मद्रास हाईकोर्ट ने 6 साल बाद उस रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ किया, जिसके चलते जिस जज ने डिस्पोज ऑफ किया, उन जज ने अपोलोजाइज किया है सुप्रीम कोर्ट से। उन्होंने बोला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे ऊपर ट्रस्ट दिखाया था और सुप्रीम कोर्ट को जो होप था हमारे कोर्ट से, वो हम फेल हो गए, उस ट्रस्ट को, उस होप को कायम करने में हम फेल हो गए, ये चीज उन्होंने बताई। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, सो एक बिल आने वाला है, जिस बिल का नाम है खासी इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी बिल 2021। अच्छा, घारो खासी जयंतिया, ये हिल्स है ना, तो बस ये घारो खासी जयंतिया जो कि बेसिकली इन दी मेघालय स्टेट में है, तो वहां पर ही ऑटोनॉमस, अब मेघालय में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी लॉज बनते हैं तो कौन बनाता है? ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं, ये हमने हमेशा पढ़ा हुआ है। जो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट्स में लॉस कौन बनाता है? लॉस भाई पार्लियामेंट के लॉस एप्लीकेबल नहीं होते, ना ही वहां पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लॉस एप्लीकेबल होते हैं। वहां के लॉस कौन बनाते हैं? उन डिस्ट्रिक्ट्स के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाते हैं, ठीक है। तो वैसे ही खासी रीजन का कौन बनाएगा? खासी हिल ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। तो उसने एक बिल फ्रेम किया। अब वो बिल क्या है? बिल इज अबाउट दी खासी इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिल 2021। अच्छा, इस बिल का मतलब क्या है? ये बिल बोलता क्या है? हमेशा से कस्टम चला आ रहा था, और कस्टम ये था कि जो भी यंगर चाइल्ड होगा, यंगर डॉटर या यंगर चाइल्ड, स्पेशली यंगर डॉटर, उसको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में लायन शेयर मिलेगा, मतलब लायन मतलब ज्यादा बड़ा शेयर मिलेगा प्रॉपर्टी में। लेकिन अब जो पेरेंट्स हैं वो सारे अपने सन्स और डॉटर्स के बीच में इक्वली प्रॉपर्टी को डिवाइड करते हैं। तो पहले कस्टम चला रहा था खासी बेसिकली कस्टम्स में, कम्युनिटी में उनके ये था कि भैया जो प्रॉपर्टी का जब डिवीजन होगा तो सबसे बड़ा शेयर जो है वो यंगर डॉटर को मिलेगा। लेकिन अब देख कस्टम चेंज हो गया, अब लोग क्या करने लगे, भाई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कोई लड़ाई दंगा ना हो, आपस में फैमिलीज में बेसिकली झगड़े ना हो, जिसके चलते
एक और कस्टम चला आया, जो कस्टम था कि यंगर डॉटर को ज्यादा शेयर मिलेगा, वो कस्टम अब एलिमिनेट हो गया। धीरे धीरे सब पेरेंट्स ने बोल दिया कि भैया हम अपने सारे बच्चों को इक्वली शेयर डिवाइड करेंगे। उसी चीज को लेकर अब बिल आ रहा है कि पेरेंट्स को इक्वली शेयर मिलेगा, पेरेंट्स को इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, अगर पेरेंट्स की खुद की प्रॉपर्टी है तो वो अपने हिसाब से किसी बच्चे को कुछ भी दे सकते हैं, बट अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो फिर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होगी सारे सिबलिंग्स के बीच में, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा यंगर चाइल्ड और आपके बिगर सिबलिंग्स में। मूविंग फर्दर, और उसी चीज के लिए वही, अच्छा न्यूज बड़ी यही है, इसी चीज के लिए एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं इस रीजन के, उन्होंने बोला है कि हाँ ये बिल अब जो है पब्लिक ओपिनियन में जाएगा। ये नरेंटिव बिल है, ये पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक डिसाइड करेगी कि ये बिल सही है कि नहीं है विथ मेजोरिटी। मूविंग फर्दर, सो वी मूव टू द एडिटोरियल पेज। तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन इज द राइट टाइम फॉर इंडिया टू हैव इट्स ओन क्लाइमेट लॉ, इसको अपन डिस्कस करेंगे। द सेकंड वन, कीपिंग द फेथ, इसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। एंड द थर्ड एडिटोरियल जो आपको खुद से पढ़ना है, क्योंकि बहुत देखा जाए तो ये बिहार का सबसे बड़ा इशू बन के उभरा है, और इससे बहुत सारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, बहुत सारी गवर्नमेंट गिर भी गई। एंड इट्स अबाउट दी हुट ट्रेजेडीज। हुट ट्रेजेडी का मतलब होता है कि अगर आप फॉल्स अल्कोहल बेचते हो, फॉल्स अल्कोहल मतलब जिसको बोलते हैं डेडली अल्कोहल, जिससे बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, और बिहार में ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो वही बताया गया बिहार गवर्नमेंट का ये फेलियर दिखाता है हुट ट्रेजेडीज। क्यों? क्योंकि बिहार गवर्नमेंट ने जब लास्ट टाइम इलेक्शन थे उन्होंने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि अल्कोहल बैन रहेगा, टोटली बैन ऑन अल्कोहल इन दी स्टेट ऑफ बिहार, लेकिन ये पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पा रही इन दी स्टेट ऑफ बिहार। ये चीज बताई जा रही है, उसी चीज को लेकर है। तो ये खुद से पढ़े, समझ में आएगा कि ये एडिटोरियल बोलना क्या चाहता है। अपन हम 2 एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। द राइट टाइम फॉर इंडिया टू हैव इट्स ओन क्लाइमेट लॉ, लेट्स सी व्हाट दिस एडिटोरियल टॉक्स अबाउट। देखो, तो अभी जो ऑथर है, तो ऑथर ने बताया कि अभी COP26 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 जो कि ग्लासगो में हुई इन स्कॉटलैंड, एंड उसमें इंडिया ने अपने सॉल्यूशंस बताए, क्लाइमेट सॉल्यूशन बताए, और नरेंद्र मोदी ने उन सॉल्यूशन को नाम दिया क्या? पंचामृत सॉल्यूशन। पंचामृत मतलब पंच को पांच पांच पंच मतलब संस्कृत में 5 को पंच बोलते हैं, तो इंग्लिश में 5। तो 5 सॉल्यूशंस दिए। अब वो 5 सॉल्यूशन क्या है? उन्होंने बोला है कि हम लोग फॉसिल फ्यूल को रिड्यूस कर देंगे, है ना, फॉसिल फ्यूल और डिपेंडेंसी है उसको रिड्यूस करेंगे। कार्बन इंटेंसिटी को हम रिड्यूस कर देंगे, कार्बन इमिशन को हम लोग कट डाउन कर देंगे बाय दी 2030 45% तक, और रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसका शेयर बढ़ जाएगा 50% तक बाय दी 2030। और जो लास्ट है, फिफ्थ वाला है, उन्होंने ये बताया कि बाय 2070 इंडिया विल अचीव 0 कार्बन इमिशन। ये चीज पंचामित्र सोल्यूशन नरेंद्र मोदी ने COP26 में बताया कि ये 5 सोल्यूशन है कि इंडिया के क्लाइमेट सोल्यूशन को लेकर। और भूपेंद्र सिंह यादव जो कि हमारे इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, और इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का हमेशा से नाम याद रखना कि पूरा नाम क्या है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री का। एक बार पूछा क्या था एग्जामिनेशन में कि व्हाट दी फुल फॉर्म, व्हाट दी बेसिकली फुल नेम ऑफ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री। सो इट्स व्हाट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि कौन है? भूपेंद्र यादव। उन्होंने असर्ट किया है कि मेजॉरिटी ऑफ दी जो डेवलप्ड नेशन है उनको एक फंड बनाना पड़ेगा, उनको प्रॉमिस करना पड़ेगा कि वो $100 बिलियन पर एनुअल फंड बनाए, एक फंड क्रिएट करें जो कि डेवलपिंग और लीस्ट डेवलपिंग नेशन को दिया जाए वो फंड, जिसके चलते वो टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए और वो लोग कम कार्बन इमिशन करें, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंसी कम दिखाएं, है ना। लेकिन ऑथर ने एक बहुत प्यारी बात बोली। ऑथर ने बोला कि इंडिया को खुद का एक क्लाइमेट लॉ होना चाहिए, इंडिया खुद के पास एक क्लाइमेट लॉ होना चाहिए। और उसी चीज को लेकर ऑथर ने क्वेश्चन पूछा, क्या भाई इंडिया में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो क्लाइमेट को कवर करता है? तो उस चीज का आंसर ऑथर ने खुद दिया। उन्होंने बोला, पहली चीज बताई कि देखो इंडिया में लॉज हैं, इंडिया में एग्जिस्टिंग लॉज हैं, बट एग्जिस्टिंग लॉज आर नॉट इनएडिक्वेट, आर नॉट एडिक्वेट। मतलब जो एग्जिस्टिंग लॉज है वो एडिक्वेट नहीं है हमारे क्लाइमेट चेंज को डील करने के लिए। हाँ, जैसे कि बहुत सारे लॉज हैं, जैसे इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन लॉ है, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1896। फिर है तुम्हारा एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। लेकिन क्लाइमेट का मतलब सिर्फ एयर वाटर, और आपका एयर वाटर अकेला नहीं होता, और बहुत सारी चीजें होती हैं। हाँ, अब जैसे कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, अब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर अगर आप कुछ किसी एनिमल को हार्म करते हो, फ्लोरा फौना को हार्म करते हो, तो भैया आपको पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन ये एक्ट खुद बोलता है कि पनिशमेंट जो है वो IPC में दे रखी है या CRPC में दे रखी है।
ये एक्ट खुद बोलता है, जिससे ये पता लगता है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट खुद सबॉर्डिनेट है अदर लॉज पे, खुद सबॉर्डिनेट लॉ है, उसमें खुद पीनल पीनल लॉज नहीं है, उसमें खुद पीनल प्रोविजंस नहीं है। ये चीज बताई गई। सेकंड पॉइंट ऑथर ने बताया कि देखा जाए कि इंडिया में क्लाइमेट एक्शन को इंटीग्रेट करने के लिए बहुत बड़ी नीड है, बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। मतलब क्लाइमेट इंटीग्रेशन का मतलब अडेप्टेशन होना चाहिए, मिटिगेशन होना चाहिए और मॉनिटर प्रोग्रेस होना चाहिए, लेकिन वो दिखती नहीं है। तो इन सबको हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्लाइमेट एक्शन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और फाइनली ऑथर ने बताया कि देखो, हम लोग ऐसा नहीं, हम लोगों ने बोल तो दिया कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी पे हम लोग अब डिपेंडेंसी दिखाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स पे डिपेंडेंसी नहीं दिखाएंगे, हम लोग बेसिकली कार्बन इंटेंसिटी को कम कर देंगे, हम लोग कार्बन एमिशन को कम कर देंगे बाय 2030। लेकिन इसके लिए हमें रिन्यूएबल एनर्जी लगानी पड़ेगी, सोलर सोलर पैनल्स लगाने पड़ेंगे, हमें विंड पैनल्स लगाने पड़ेंगे। लेकिन ये चीज हम किसी और बड़े हार्म को लेकर तो नहीं ला सकते। मतलब जैसे कि डेजर्टेड एरिया, राजस्थान के डेजर्ट एरिया है, गुजरात का डेजर्ट एरिया है, वहां पर हम सोलर पैनल्स अगर हम लगाएंगे तो वहां पर मिलती है एक बर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। अब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बहुत सारे लोगों की बहुत ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो बर्ड्स हैं उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वायर्स जो आते हैं डेजर्ट में उनके कोलिजन से। अब डेजर्ट में लगेगा सोलर पैनल्स, तो हमें कुछ अलग ढूंढना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते ना कि एक चीज को सुधारने के लिए हम दूसरी चीज खराब कर दें। उसी चीज को लेकर फिर ऑथर ने बताया कि देखो, हम लॉज बनाएं, खुद का हमारे पास क्लाइमेट लॉज होना चाहिए, लेकिन दो चीजें हमें सही रखनी पड़ेंगी। पहला, हमने एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, वो इंस्टीट्यूशन जो है वो मॉनिटर करेगा सारे प्लान्स को जो क्लाइमेट चेंज के लिए बने हैं। पहला पॉइंट कि एक इंस्टीट्यूशन सेटअप किया जाए, पहले लॉ सेटअप हो जाए, उस लॉ सेटअप से कमीशन सेटअप किया जाए। उस कमीशन का काम क्या होगा कि भैया जितने भी एक्शन प्लान्स बनेंगे क्लाइमेट को लेकर, मॉनिटरिंग एक्शन प्लान्स बनेंगे, वो वो क्लाइमेट चेंज को लेकर जितने प्लान्स बनेंगे उनको वो मॉनिटर करे, देखे कि सही तरीके से वो इंप्लीमेंट हो रहे हैं कि नहीं। उसको पावर दी जाए, उसको अथॉरिटी दी जाए कि भाई वो डायरेक्शन इशू कर सकता है कि नहीं। अगर कुछ ग्राउंड रियलिटी पर देखा जाए तो पॉलिसी, अगर ये प्लान सक्सेसफुल नहीं है तो प्लान्स को चेंज कर सके, प्लान्स कैसे सक्सेसफुल बनाना है वो डायरेक्शन दे सके। एंड सेकंड पॉइंट जो ऑथर ने बताया फाइनली, वो है अकाउंटेबिलिटी, है ना, कि एक सिस्टम हमें चाहिए, एक सिस्टम ऑफ लाइबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, एक शॉर्ट लॉन्ग टर्म लेवल पर, जिससे हम इन हजार्ड्स को फेस कर सकें। ये चीज ऑथर ने बताई। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट एडिटोरियल, दैट इज अबाउट द कीपिंग द फेथ। तो इसमें एडिटोरियल ने बेसिकली, इसमें ऑथर ने सबसे पहले क्या बताया, इसमें यह बताया कि WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में डाल दिया है, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में डाल दिया है ना। ये बेसिकली बोल दिया है WHO ने कि भैया हाँ, WHO को हम ग्रांट करते हैं इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में, और अब वो ये है कोवैक्सीन अवेलेबल होगी सारे कंट्रीज में, और सारे कंट्रीज के लोग वैक्सीन लगवा सकते हैं। अब देखो हुआ क्या, अब देखा जाए तो अब WHO ने कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में डाल दिया, जिसके चलते अब वैक्सीन जो है मैनी कंट्रीज में अवेलेबल रहेगी, बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल रहेगी। और हो सकता है कि बहुत सारी कंट्रीज में अवेलेबल हो जाएगी, किस बेसिकली यहां बोल सकते हैं किस ग्रुपिंग के थ्रू। एक ग्रुपिंग बनी थी ना कोवैक्स, जो वैक्सीन डेवलपिंग नेशंस हैं वो कोवैक्स एक ग्रुप बनाया था उन्होंने, और उन नेशंस को वैक्सीन को उन कंट्रीज को वैक्सीन सप्लाई करेंगे जहां पर वैक्सीन की कमी है, जैसे कि अफ्रीकन नेशंस में। तो कोवैक्स ग्रुप बना था जिसमें इंडिया भी पार्ट था, है ना। और वैक्सीन मैत्री के थ्रू तो भैया इंडिया कर ही रहा था सप्लाई, वैक्सीन एक्सपोर्ट कर ही रहा था। तो अब वही बताया कि देखो WHO का की एम यही है, WHO ने खुद बोल दिया कि हमारा की एम यही है कि बाय द ईयर एंड वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सारी कंट्रीज अपने 40% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दें। ये WHO का एम है। लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें तो भाई बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं, 70 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेट है, और 30 कंट्रीज जो हैं वो अफ्रीका से हैं। और वहीं देखा जाए अफ्रीका की 30 कंट्रीज ऐसी हैं जहां पर 2% से कम वैक्सीनेट हुए हैं लोग बाग। और वहीं हम अगर देखा जाए अपने लैटिन अमेरिका में, तो लैटिन अमेरिका में 4 में से सिर्फ एक बंदा वैक्सीनेटेड है। तो अब WHO ने कोवैक्सीन को डाल तो दिया, तो अब क्वेश्चन उठता है कि देखो अब इन कंट्रीज में वैक्सीन लग क्यों नहीं रही थी, कोई वैक्सीन थी नहीं। तो अब कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में डाल दिया, तो अब कोवैक्सीन नेशन में चली जाएगी। लेकिन कोवैक्सीन के साथ भी इशू है, कोवैक्सीन के साथ इशू ये है कि कोवैक्सीन का प्रोडक्शन इतना रैपिडली इंक्रीज नहीं हो पा रहा।
क्यों? क्योंकि वो हमारे इंडिया में देखने को मिल रहा है। अभी तक सिर्फ हम लोग कितने कितने डोजेज एडमिनिस्टर कर चुके हैं? 107 करोड़, 107 करोड़ हम लोग डोजेज एडमिनिस्टर कर चुके हैं, जिसमें से कोवैक्सीन का जो कंट्रीब्यूशन है वो 12% है। बाकी 88% ऑफ द वैक्सीन्स गैप जो लगे हैं इंडिया में, वो कोवैक्सीन और कोविशील्ड ने लगाए हैं, ना कि कोवैक्सीन कोवैक्सीन है। तो कोवैक्सीन के सिर्फ 12% लगे हैं। तो वही चीज WHO और कोवैक्सीन भारत बायोटेक को यही करना पड़ेगा कि अब कोवैक्सीन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसके चलते इंडिया जो है वो उन नेशंस में वैक्सीन सप्लाई कर पाए थ्रू कोवैक्स या वैक्सीन मैत्री, जहां पर लोग कम वैक्सीनेट हुए हैं। ठीक है, ये चीज उन्होंने बताई। मूविंग फर्दर, अच्छा एक ग्राउंड जीरो है तो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये एक रीजनल इशू होता है, उसी इशू के बारे में बताता है ये। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, सो असम में टी ट्राइब्स हैं। अब टी ट्राइब्स मतलब जो टी प्लांटेशन करती है, वो ट्राइब जो टी प्लांटेशन करती हैं। तो असम गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया है कि वो लोग फ्रॉम 4 नवंबर मेडिकल कॉलेजेस में टी ट्राइब्स कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को रिजर्वेशन देंगे, उनके लिए सीट रिजर्व्ड होंगी मेडिकल कॉलेजेस में। ये असम कैबिनेट ने अप्रूवल दे दी है। और देखा जाए तो असम में अभी कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं? 8 गवर्नमेंट स्टेट मेडिकल कॉलेजेस। तो 8 गवर्नमेंट स्टेट मेडिकल कॉलेजेस में असम में जो टी ट्राइब्स हैं उनको मेडिकल कोटा दिया जाएगा, ये असम कैबिनेट ने बोल दिया है। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपेंड, तो नवजोत सिंह सिद्धू जो कि कांग्रेस के लीडर है, वन ऑफ द फेमस लीडर इन द पंजाब कांग्रेस, प्रोमिनेंट लीडर ही बोल सकते हैं, फेमस तो वह है ही, प्रोमिनेंट लीडर भी है, अच्छे लीडर भी, उनकी बात रखी जाती है। सो उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था अपनी पंजाब कांग्रेस चीफ के पोस्ट से, कम से कम 1 महीना हो गया, लेकिन रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट नहीं किया था मेन बॉडी ने, कहा कांग्रेस की मेन बॉडी ने। और फाइनली नवजोत सिंह सिद्धू ने बोल दिया है कि नहीं, मैं अपना रेजिग्नेशन जो है वो वापस लेता हूं, और एक कंडीशन पर वापस लिया कि एडवोकेट जनरल जो अपॉइंट हुए हैं इन दी पंजाब स्टेट, एडवोकेट जनरल कौन होता है? जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है, लॉयर लॉयर हु रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट इन अपना इन हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या कोई भी एनी कोर्ट, जो स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करे, लॉयर विच रिप्रेजेंट द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, उसको आपको हटाना पड़ेगा, तब जाके मैं अपना रेजिग्नेशन जो है वापस लूंगा, और नवजोत सिंह सिद्धू विल कंटिन्यू एज द पंजाब कांग्रेस चीफ। मूविंग फर्दर, अच्छा ये वाला न्यूज जो है पूरा एडिटोरियल से पूरा उसका एडिटोरियल नहीं, पूरा बिल्कुल पॉलिटिकल न्यूज से भरा हुआ है। तो पॉलिटिकल वाली न्यूज हमें नहीं पढ़नी है, बिल्कुल नहीं पढ़नी है, स्किप कर रहे हैं पॉलिटिकल वाली न्यूज, इट्स टोटली अबाउट पॉलिटिक्स। मूविंग फर्दर, सो ऑन द अगेन नेशनल न्यूज व्हाट हैपन, सो अभी 3rd एडिशन होने वाला है, किसका? गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का। ठीक है, कहां होगा तो बताइए भाई, गोवा में होगा, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, जिसमें इंडिया के नेवी चीफ आएंगे और 12 अदर कंट्रीज के भी नेवल चीफ आएंगे, या हेड ऑफ मैरीटाइम आएंगे, हेड ऑफ मैरीटाइम एजेंसीज आएंगे। अब वो 12 अदर कंट्रीज कौन? 12 अदर कंट्रीज आर दोज कंट्रीज जो कि इंडियन ओशन रीजन के पार्टिसिपेटरी हैं। अब जिसमें कौन कौन से हैं? जैसे बांग्लादेश है, कॉर्मोसुस है, इंडोनेशिया है, मेडागास्कर है, मलेशिया है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, म्यांमार है, सिसिलिस है, सिंगापुर है, श्रीलंका है, थाईलैंड है, सो और इंडिया भी है। तो ये सारे नेशन जो हैं, इंडिया प्लस 12 अदर ये वाले नेशंस जो कि यहाँ रखे हुए हैं, मतलब लिख सकते हो, लिस्ट डाउन कर सकते हो नेशंस को। ठीक है, ये सारे नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे किसमें? गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव में। और इनका मेन सबसे बड़ा फंडा क्या होगा? दे विल डिस्कस द मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंज इन द इंडियन रीजन, इंडियन ओशन रीजन। मूविंग फर्दर, सो ऑन द वर्ल्ड न्यूज, सो पहली जो न्यूज है इट्स अबाउट द यूथोपिया रेबल्स ज्वाइन फोर्सेस अगेंस्ट गवर्नमेंट। अब देखो, अब इशू है क्या? देखो हम बताएं, ये इशू जो है वो ये है इनके प्रेसिडेंट बनने से, अबेज अहमद। ये जैसे ही प्राइम मिनिस्टर बने इथोपिया के, तो इथोपिया यहां पर है। अगर आप अफ्रीका का वो देखोगे ना, मैप देखोगे, तो एक हॉर्न निकला हुआ है अफ्रीका के ईस्ट साइड में, हॉर्न निकला हुआ है ना? ऊपर जो बेसिकली गल्फ ऑफ एडन है, और ये सऊदी अरेबिया जो लगता है ना, सऊदी अरेबिया है, सऊदी अरेबिया के फिर नीचे अगर साउथ में देखोगे तो एक स्ट्रेट निकली हुई है, मतलब एक वाटर बॉडी है, फिर जो हॉर्न निकला हुआ है, जैसे अफ्रीका अगर ऐसा है तो अफ्रीका बिल्कुल ऐसा है। ठीक है, अफ्रीका नेशन ऐसा है, तो ये जो हॉर्न निकली हुई है, इस हॉर्न पे एक नेशन है, वो है कौन सा? यूथोपिया। ये रहा देखो यूथोपिया का। ठीक है, ये देखो हॉर्न निकला हुआ है। ठीक है, अब देखो
होता क्या है? ये इथोपिया है। इथोपिया की कैपिटल कौन सी है? एडिस अबाबा। ये जब प्राइम मिनिस्टर बने तो इथोपिया और इटारिया इरिटेरिया, ये जो कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है सदर्न रीजन में, तो इस कंट्री के बीच में और इथोपिया के बीच में क्या था? डिस्प्यूट था, बॉर्डर डिस्प्यूट था। और वैसे ही इथोपिया का एक और रीजन है, ये वाला रीजन। और इस रीजन का नाम क्या है? इस रीजन का बेसिकली नाम है आपका या टिग्रे। ये वाला जो रीजन है ना, ग्रीन जो है, इट्स टिग्रे रीजन। सो देखा जाए तो इथोपिया टिग्रे, जैसे कि तमिलनाडु इंडिया का पार्ट है, तो वैसे ही टिग्रे इथोपिया का पार्ट था। जैसे तमिलनाडु, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बॉर्डर इशू थे, तो वैसे ही इथोपिया और इरिटेरिया का बॉर्डर इशू था। अब हुआ क्या, जब एबिज अहमद प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने क्या किया? इरिटेरिया के साथ पीस डील कर ली। इरिटेरिया के साथ पीस डील कर ली, जिसके रिटेलिएशन में अबेज अहमद को नोबेल पीस प्राइज मिला। और जब नोबेल पीस प्राइज मिला, उसके बाद उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में टिग्रे के बहुत बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो कि गवर्नमेंट की हाईएस्ट पोजीशन पर अपॉइंट थे, उनको हटा दिया। जिसके चलते टिग्रे ने रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर दिया, रिवॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इथोपिया में ऑलरेडी रेबल्स थे जो कि चाहते थे कि नहीं, इथोपिया में ऐसे गवर्नमेंट रन करनी चाहिए, अबेज अहमद की गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, और शायद और भी रेबल्स थे। तो हुआ क्या, अब टिग्रे बेसिकली उन्होंने एक फ्रंट बना लिया, टिग्रे टिग्रे वालों ने, जैसे तमिलनाडु एक फ्रंट बना लिया अपना, तो टिग्रे वालों ने एक फ्रंट बना लिया, इसका नाम रखा उन्होंने क्या? टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट, टीपीएलएफ। अब टीपीएलएफ को जो रेबल ग्रुप्स थे इथोपिया के, उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब दोनों रेबल्स ग्रुप और टीपीएलएफ ज्वाइन हो गए और गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो लोग अब फाइट करेंगे। और रेबल्स ग्रुप का कहना है कि विद इन अराउंड कुछ दिनों के अंदर ही हम लोग एडिस अबाबा मतलब कैपिटल को अपने कंट्रोल में रख लेंगे, इथोपिया गवर्नमेंट को हम गिरा देंगे। ये बेसिकली उन्होंने बोला है। मूविंग फर्दर, सो चाइना टू पनिश ताइवान इंडिपेंडेंस डाई हार्ट्स। तो व्हाट हैपेंड, तो चाइना ने धमकी दी है ताइवान को। चाइना ने बोला है कि अगर आप ज्यादा इंडिपेंडेंस की मांग करोगे ना, तो जो आपके मेन लीडर्स हैं उनको हम बैन लगा देंगे, मेनलैंड नहीं आ सकते। और जिसके चलते बीजिंग और ताइपी के बीच में, है ना, ताइपी मतलब ताइवान कैपिटल, उनके बीच में बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट हो जाएगा। और चाइना ने धमकी दे दी कि एक दिन नहीं लगेगा, एक दिन के अंदर ताइवान को हम पूरे तरीके से कैप्चर कर लेंगे, पूरे तरीके से सीज कर लेंगे। ये चाइना ने धमकी दिया ताइवान को कि अगर आप इंडिपेंडेंस मांगोगे ना, तो हम ये करने वाले हैं। मूविंग फर्दर, इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सेम गोज विद दी स्पोर्ट्स न्यूज। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।